अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से हो। मेरे मर्द दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मौज़म अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में लिखा हुआ मेजर गौरव वाली एक वीडियो है, CFTV की वीडियो है भाई। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं जी? 1 2 3 ग्रुप बना नाम से सेक्युलर, ठीक है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें कहीं कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा है। 99% जो पुलिस वाले हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी, इनके पुलिस वाला कहां जाएगा? वो ऑपरेशन के बाद आएगा, अपने घर जाएगा। उसका घर कहां है? उसी ये पंडित यहां पर काम करता है, इसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है। इंडिविजुअल इतनी राष्ट्रीय राइफल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइए। दोस्तों, पहले तो मैं माफी चाहूंगा, कई दिनों से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला हिंदी में। इंग्लिश में जरूर आपने वीडियोस देखे होंगे चाणक्य डायलॉग्स के। दोस्तों, मेरा मन तो कुछ और था। मेरा मन था कि मैं चाइना और ताइवान के बीच में चल रहा है उसके ऊपर आपको अपनी टिप्पणी दूं, अपना एनालिसिस दूं। लेकिन फिर ये जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर दोबारा अटैक हुआ, एक कश्मीरी पंडित भाई की जान चली गई, मैं उसके बारे में सोचता हूं कि बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना और ताइवान अभी थोड़े दिन इंतज़ार कर सकता है। ये जो सिलसिला है कश्मीरी पंडितों को टारगेट करने का या कश्मीरी हिंदुओं को टारगेट करने का, दोस्तों, ये नया सिलसिला नहीं है। आप लोग तो अभी से सुन रहे होंगे। अभी से मेरा मतलब है 1989 1990 जब पलायन हुआ था, लेकिन नहीं, ये 100 साल से पुराना सिलसिला है, तो चलता चला आ रहा है। तो अगर कोई आपको ये बोले कि ये कल यूं शुरू हो गया, तो ऐसी बात नहीं है। ये सिलसिला बहुत पुराना है। और ये जो पलायन हुआ था, जो 19 जनवरी की बात करते हैं 1990 की, ये पहली बार पंडितों का पलायन नहीं हुआ कश्मीर से। इसके पहले भी कई बार पलायन हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ फर्क है। वो क्या है? कौन कौन लोग हैं जो टारगेट कर रहे हैं और कौन कौन लोग हैं जो टारगेट हो रहे हैं। मेरा फर्ज है कि मैं आपको दोनों तरफ की बातें बताऊं। और जो मामला आपको इतना सीधा साधा दिखता है, वो इतना सीधा साधा है नहीं। आपके मन में शायद ये बात है, पर कई लोग मुझे लिखते भी हैं, ट्विटर पर डीएम भी करते हैं कि साहब कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि वो हिंदू हैं और ये रेडिकल इस्लामिस्ट मार रहे हैं। ये तो सच है, इसमें कोई एनालिसिस की बात ही नहीं है। ये तो जिहाद चल रहा है, ये तो है। लेकिन इसके अलावा भी कई और कारण हैं। जो कर रहा है उसकी तरफ से भी और जिसके ऊपर हो रहा है वो भी किन कारणों से हो रहा है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि वो रेडिकल्स हैं, वो रेडिकलाइज्ड हैं, वो जिहादी हैं, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, इसलिए हिंदू को मार रहे हैं। वो एक मुख्य कारण जरूर है, इसमें आप अपने मन में कोई शक मत रखिएगा। लेकिन वजह और भी है, वजह सिर्फ एक नहीं है। दोस्तों, ऐसी स्टोरी है, ये कहानी पूरी ऐसी है कि पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कौन कौन है जिसमें इन्वॉल्व है। ग्रुप है TRF करके, द रेसिस्टेंस फ्रंट। ये रेसिस्टेंस फ्रंट क्या है? ये रेसिस्टेंस फ्रंट कुछ नहीं है, लश्कर तैयबा का सेक्युलर नाम है। क्योंकि जब हम कहते हैं लश्कर तैयबा, क्योंकि हम कहते हैं जैश मोहम्मद, क्योंकि हम कहते हैं हिजबुल मुजाहिदीन, एक जमाने में अल फरहान भी हुआ करता था, तो ये सब पैन इस्लामिक नेम्स हैं। और जब से पाकिस्तान फंसा है FATF की ग्रे लिस्ट में, तो पाकिस्तान ने सेक्युलर नाम देना शुरू कर दिया है कि कोई इसको रेडिकल इस्लाम से ना जोड़े, कोई इसको टेररिज्म से ना जोड़े। द रेसिस्टेंस फ्रंट नाम सुनने में इतना जबरदस्त लगता है ना, कि ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, ये लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। ये तो फ्रीडम फाइटर है भाई, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है। एक जमाने में हुर्रियत वाले एक खास चैनल पे आए थे भारत में, और वहां पे जब बुरहान वानी को मारा गया था, तब इन लोगों ने उस खास चैनल पे यह बात बोली थी कि बुरहान वानी को मारा गया तो ऐसे लगा जैसे कि शहीद भगत सिंह को किसी ने मार दिया हो। ये लोग ऐसी बकवास और फालतू की बातें करते थे चैनल पे। मैं रिपब्लिक की बात नहीं कर रहा। रिपब्लिक में
अगर किसी ने ऐसी बात कर दी तो उसकी रसीद कट जाएगी इमीडिएटली, जल्दी से 2 मिनट पहले उसकी रसीद कट जाएगी। ये कोई और चैनल है लुटियंस टाइप का। उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा 2016 में जब ये हुआ था, उसके बाद मैंने मीडिया में कदम रखा। खैर, कहने वाली बात यह है आपको कि इन लोगों ने एक सेक्युलर टेररिस्ट ग्रुप बना दिया, नाम से सेक्युलर, ठीक है, क्योंकि लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, इसमें कहीं कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा है, इसमें कोई कश्मीर का नाम तो नहीं लिखा। और जैश के और लश्कर के तो जितने लोग हैं ज्यादातर इसमें से पंजाबी आते हैं पाकिस्तान से, या फिर पश्तून आते हैं। इसमें कश्मीरी तो है ही नहीं। कश्मीरी थोड़े से लोकल्स हैं जो कश्मीर वैली के अंदर हैं, बट जब इनकी शुरुआत भी हुई थी लश्कर और जैश की, तो बाहर वाले लोगों से हुई थी, पाकिस्तानियों से हुई थी। और आज भी इनके जो सरगना है वो पाकिस्तान में है। तो आपने टीआरएफ शुरू करवा दिया पाकिस्तान में साहब, द रेसिस्टेंस फ्रंट, कि ये लोग रेसिस्ट कर रहे हैं, ये लोग भारत को पीछे धकेल रहे हैं, देखिए साहब कितने महान लोग हैं। खैर, ये मार क्यों रहे हैं? एक तो जिहाद, गजवा हिंद, ये सब बातें सच हैं, ये कारण भी है मारने का, लेकिन और भी कारण है। इनका एक और कारण मारने का ये है कि ये जब हिंदुओं को कश्मीर में मारेंगे तो कहीं ना कहीं बेंगलोर में, नोएडा में, गाजियाबाद में, हैदराबाद में, मुंबई में जो कश्मीरी मुसलमान रह रहा है उसके ऊपर कोई जाके उसके साथ मार पिटाई कर दे, कोई उसकी जान ले ले। ये चाहते हैं ये करे ऐसा। आप प्लान समझ रहे हैं? बात यह है कि कश्मीर में इतना परेशान करेंगे, इतना परेशान करेंगे कि कोई ना कोई बाकी भारत में भावुक हो जाएगा और वो कोई एक्शन ले लेगा। अच्छा, ये स्टूडेंट है, कश्मीरी स्टूडेंट, मेरठ में पढ़ रहा है, चलो बेटा तुम लोग बड़े हिंदू मारते हो ना कश्मीर में, चलो हम तुम्हें सबक से। ये कभी इस चक्कर में मत फंसना दोस्तों, कभी चक्कर में मत फंसना, क्योंकि अगर आपने ऐसा करा, अगर आपने किसी भी कश्मीरी भाई या बहन को हाथ लगाया जो बाकी हिंदुस्तान के और शहरों में पढ़ रहे हैं, आपने उनको हाथ लगाया, पाकिस्तान जीत जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है आप ये करें। और ये आपको इसलिए धकेल रहा है कश्मीर में कि आप करें। अभी तक नहीं करा है, आगे भी मत करना, ये पाप कभी मत करना, क्योंकि आपने ये करा, ठीक है, आपके मन की भड़ास कम हुई, आपने एक बेगुनाह को पीट दिया। वो तो बेगुनाह है, उसने तो करा नहीं, वो तो पढ़ रहा है बेचारा यहां पे कश्मीरी, आपने उसको पीट दिया, ठीक है, 10-15 लोग गए, एक को मिलकर पीट दिया। उस दिन रावलपिंडी में बैठा पाकिस्तानी जनरल ताली बजाएगा, बोलेगा शाबाश हम कामयाब हो गए। वो चाहते ही हैं। ये दूसरा कारण है, पहला जिहाद वाला, दूसरा ये। तीसरा कारण है पूरी तरीके से कश्मीर को साफ कर देना, कि कश्मीर में सिर्फ मुसलमान रहे, हिंदू सिख ईसाई ना रहे। और कौन से मुसलमान रहे? वो मुसलमान जो चुप रहे, जो इनके खिलाफ बात ना करें, जो पाकिस्तान के खिलाफ बात ना करें, जो लश्कर, जैश, हिजबुल के खिलाफ बात ना करें। अब कश्मीर में क्या सिर्फ हिंदू मर रहे हैं? नहीं, मुसलमान भी मर रहे हैं और बड़ी तादाद में मर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं जो मारे जा रहे हैं कश्मीर में, वो 99% मुसलमान है। 99%। मैं तो जाता रहता हूं, मुझे पता है, मीडिया पूरी चीज बताता भी नहीं है, मैं तो वहां पे जाता हूं, मैं उनके बीच में रहता हूं, इसलिए मुझे पता है। मैं फर्स्ट हैंड नॉलेज की बात कर रहा हूं, मैं कोई मीडिया में मैंने पढ़ा, कोई वीडियो देखा, किसी का यूट्यूब पर चैनल, मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं पर्सनली जाता हूं वहां पे, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, मैं गया हूं, लोगों से बात करी है, देखा है अपनी आंखों से, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। 99% जो पुलिस वाले हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस के जो पुलिसकर्मी हैं, वो जो मारे जाते हैं उसमें से 99% कश्मीरी मुसलमान हैं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये भी मुसलमान है तो दूसरे मुसलमानों को क्यों मारेंगे? इसका क्या लॉजिक है? इसका यह लॉजिक है कि जो वर्दी पहन रहा है खाकी रंग की, वो देश की वर्दी है। और ये जो आतंकवादियां कहते हैं कि जो वर्दी पहन रहा है भारत की, वो किसी भी रंग की हो, या तो हमारे खिलाफ है, या अगर हम में से है, अगर वो मुसलमान है तो गद्दार है, तो उसको मारो, उसको मार डालो। आपको याद है राइफलमैन औरंगजेब? याद है उसकी शक्ल, राइफलमैन औरंगजेब की शक्ल? वो भी तो जेएनके का था, मार दिया उसको। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, याद है आपको? दोनों आर्मी के थे। लेफ्टिनेंट उमर फयाज, राजपुताना राइफल्स, मार दिया उसको। क्यों? उनको जब मारा वो दोनों निहत्थे थे, तो निहत्थे पे वार क्यों करा? इनकी फितरत है, ये डरपोक है, ये इनकी औकात नहीं है।
ये जब जेएनके पुलिस वालों को भी मारते हैं ना, ये ऐसे जो जेएनके पुलिस वाला अपने बच्चे के साथ बाजार में कुछ सब्जी खरीदने गया, कोई घर का सौदा लेने गया, उसको पीठ में गोली मार दी, ठीक है, या फिर कोई नमाज पढ़ के आया मस्जिद से, उसकी पीठ पे, ये ऐसे हैं, ये निहत्ते नमाजी को गोली मार दी, या फिर दुकान पे कोई गया उसको गोली मार दी। ये इनकी फितरत है, ये डरपोक हैं, ये कायर है, इनके बस का कुछ नहीं। तो ऐसा करते, ये कभी इंडियन आर्मी पे आपने देखा इनको अटैक करते हुए? इनको सांप सूंघ जाता है, अगर सामने से फौजी आते हैं ना, राष्ट्रीय राइफल्स आती है, इनको सांप सूंघ जाता है, गले सूख जाते हैं इनके, भाग जाते हैं तुम दबा के। अरे इतनी औकात है तुम्हारी तो लड़ो यार आरआर से, तुम मुजाहिद हो, तुम गाजी हो, जाओ भारतीय सेना से लड़ो, हमें भी दिखाओ कितने बड़े मर्द के बच्चे हो, हमें भी तो पता लगे कि साहब बहुत फौलाद है हमारे सीने में, हमारे बाजू फौलाद के, हम देखो इंडियन आर्मी से टकराते हैं। कभी नहीं करेंगे ये वेट करेंगे कि जब कोई बंदा निहत्ता हो। ये पॉइंट मेरा याद रखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा मैं क्यों कह रहा हूं ये जो बार बार मैं निहत्ते की बात कर रहा हूं, और मैं 2 फौजियों का एग्जाम्पल दे रहा हूं। जो जेएनके पुलिस वाले हमारे भाई जो शहीद हो गए उनकी बात तो मैंने करी, जो पंडित हो गए शहीद मैंने उनकी बात करी, और जो 2 फौजी हैं राइफलमैन औरंगजेब और लेफ्टिनेंट उमर फयाज, मैंने इनकी बात करी। इन सब में कॉमन क्या था? जो सिख स्कूल प्रिंसिपल मारी गई, और इन सब में क्या कॉमन था? कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई बिहार से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है, सबके बीच में कॉमन क्या था? सबके बीच में, या जो जर्नलिस्ट मारा गया हो, सबके बीच में कॉमन यह था कि सारे के सारे निहत्ते थे। याद रखिएगा मेरा ये पॉइंट निहत्ता होने का, फिर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ऐसा है कि 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी अगर ये जो वहां पे टेरर है इसको रोकना है। 370-35 से हटने के बाद लोग कहते हैं ना टेररिज्म खत्म नहीं हुआ, लोग बेवकूफ हैं, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। बहुत हद तक टेररिज्म की कमर टूट गई है, इनमें इतनी हिम्मत है नहीं। सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करेंगे, चुपचाप से मोटरसाइकिल पे गए, ग्रेनेड फेंका, भाग गए वहां से। वो दिन थे ना जब ये लड़ते थे, ये वो दिन चले गए। अब इनकी इतनी औकात नहीं है, डरपोक हैं ये कायर हैं, छुप छुप के भागते हैं। एक को गोली मार दी, एक को ये कर दिया, भाग गए, किसी के घर में छुप गए। ये इनका इतना ही रह गया है बस कश्मीर में। पर चाहे वो सिख स्कूल टीचर को मारा, चाहे पंडित को मारा, चाहे वो हिंदू था जो चाट पापड़ी की दुकान लगा रहा था, चाहे वो कश्मीरी पंडित था जो कि फार्मेसी चला रहा था, दवाइयों की दुकान चला रहा था, चाहे वो जेएनके पुलिस वाला वो मुस्लिम कांस्टेबल था जो नमाज पढ़ के आ रहा था, या लेफ्टिनेंट उमर फयाज, या राइफलमैन औरंगजेब, इन सब के बीच में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज यही है दोस्तों कि सारे के सारे निहत्ते थे। देखिए 3-4 कदम आपको उठाने पड़ेंगे अगर आपको यह रोकना है कश्मीर में। पहला कदम यह समझना पड़ेगा कि समस्या पाकिस्तान से आ रही है, तो इसका समाधान हम कश्मीर में क्यों ढूंढ रहे हैं, श्रीनगर में क्यों ढूंढ रहे हैं इसका समाधान, और पिछले 30-35 साल से वहीं पर समाधान ढूंढ रहे हैं जहां की समस्या नहीं है। अगर आपकी छत से पानी चू रहा है और कमरे में गिर रहा है तो आप फर्श को रिपेयर क्यों कर रहे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। छत पे जाना पड़ेगा ना आपको, या अगर आपका फर्श खराब है तो आप छत की सफाई क्यों कर रहे हैं? आपको फर्श की सफाई करनी चाहिए, यही मैं कह रहा हूं। और इसका मतलब यह नहीं कि आप जाके पाकिस्तान में आप आतंकवादी मारे, नहीं, आतंकवादी को मत मारिए। आतंकवादी आपका दुश्मन नहीं है, आतंकवाद की जननी पाकिस्तान आर्मी है। आपको पाकिस्तान आर्मी और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना होगा, बहुत ज्यादा नुकसान। तब ये बिल्कुल ठंडे, ये जो इनके खून में उबाल आता है ना, ये ब्लड प्रेशर अपना बढ़ा के रखते हैं, जिहाद फी सबिलिल्लाह और सब्ज परचम लहराएंगे लाल किले में इंशाल्लाह, इनकी नाक में नकेल लग जाएगी। जिस दिन मोदी जी ने बोल दिया इंडियन आर्मी को कि भाइयों कोई बात नहीं, अगस्त का महीना है, मेरा मूड है, एक बार जरा हैप्पी दिवाली कर दो इनकी, मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियसली बता रहा हूं। जिस दिन मोदी जी ने कह दिया हैप्पी दिवाली कर दो, फिर देखना घुटनों के बल पे आएंगे जनरल बाजवा, और घुटनों के बल पे आएंगे शहबाज शरीफ, और मुफ्त में 2 पे 1 फ्री इमरान को भी लेकर आएंगे सामने कि बेटा मोदी बाप है, पैर छुओ, माफी मांगो, वापस चलो। इनको जितना ठोको उतना कम है, और ठोकना क्या है, इनको मारना कम है, घसीटना ज्यादा है। पहली चीज, यानी कि समस्या अगर पाकिस्तान में है तो आप कश्मीर में क्यों सॉल्व कर रहे हैं? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूं, जो जेएनके पुलिस वाले हैं
उनमें और इंडियन आर्मी में सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या फर्क है? इंडियन आर्मी वाले जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं, कोई भी इंडियन आर्मी वाला ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन करने के बाद कहां जाएगा? कैंटोनमेंट में, छावनी में जाएगा, अपने कैंप में जाएगा। कैंप में पूरी दीवार बनी है, पूरी तारबंदी है, सामने गार्ड लगे हैं, AK-47 लेके, सब कुछ सुरक्षित है। अंदर घुसना लगभग नामुमकिन है। वो चला गया, फौजी आराम से नहाएगा, धोएगा, खाना वाना खाएगा, सो जाएगा। अगले दिन फिर रात को निकलेगा वो फ्रेश होके। जी वीडियो खत्म हो गया और मेजर साहब की बातें वो जो कर रहे थे भाई, उससे डिसएग्री कर ही नहीं सकते। जो सच्चाई है भाई, उसको मानने में क्या हर्ज है। और मैं हैरान इस बात से हूँ कि भाई साहब, पाकिस्तान पहले ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में जाने की कगार पे खड़ा है, फिर भी ये हमले हो रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भाई साहब, ये जो है ना आर्मी, अगर आप लोगों के हमले उधर हो रहे हैं तो फिर पाकिस्तान आर्मी पर हमले क्यों हो रहे हैं? वही तो बात है ना भाई, पाकिस्तान वही बात, जब पाकिस्तान आर्मी को घसीटा जा रहा है बीच में, तो पाकिस्तान आर्मी पर क्यों हमले हो रहे हैं? वही तो समझ नहीं आ रहा ना भाई। जब ये मामला है ही तालिबान का, TTP वाले पाकिस्तानी आर्मी को भी मार रहे हैं, वो बलोचिस्तान वाले भी मार रहे हैं। अब पाकिस्तान जिस तरह मेजर साहब कह रहे थे कि टारगेट करो भाई पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानियों को सीधा, तो ये बात किस तरफ जा रही है? वो कहते हैं ना कि कहावत है हमारे कि कमले ना मारो उनकी मान मारो, कि बार बार वो ना, वो मतलब कहने का ये, पागल को मत मारो, उसकी माँ को मार दो, और क्योंकि और पागल पैदा ना करे। तो भाई साहब, जो जहाँ से आतंकवादी उठ के जाते हैं, उनके लिए तो सर दर्द बना बैठा है ना। कितने लोगों की जाने जाती है बेसुनी, जहाँ पर 2-4 बम धमाके जो उधर टूरिस्ट आते हैं। सर दर्द तो पाकिस्तान के लिए भी है ना। पाकिस्तान कितनी कोशिश कर रहा है, जाते तो इधर से ग्रे लिस्ट से निकले, तो जाते तो इधर से ही है ना, जाते तो अपने का काम तो वक्त तो गुजर गया ना, वो वक्त तो गुजर गया। अब कहाँ से इधर से जाते हैं? अब तो खुद पाकिस्तान आर्मी पर अटैक हो रहे हैं, वो खुद मुश्किल में है। बातें हैं। और पिछले दिनों काबुल के अंदर हुआ है हमला, ठीक है ना, मस्जिद के अंदर भाई जमाते हैं अफगानिस्तान के 22 मर गए, शहीद हो गए, और जो 33 असल में तालिबान जहाँ से उड़ रहे हैं, फिर उधर भी तो हो ही रहे हैं यार। पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो तालिबान है या जो आतंकवादी हैं, इनका कोई दीन ईमान नहीं होता। नहीं है ये बात तो। वो मेजर साहब ने बार बार कह रहे थे ना कि निहत्ते थे भाई साहब। सारे अगर जिहाद जो बोला गया ना, जो दीन के हिसाब से जिहाद बोला गया है, वो निहत्ते पे वार करना बिल्कुल मना है, कि आप निहत्ते पे वार नहीं कर सकते। तो ये जो हमारे जिनको टारगेट किया गया है, वो एक मासूम लोगों को टारगेट किया गया है, जो एक रेडी वाला है, कोई सिख है, कोई टीचर है, उनको टारगेट किया गया। तो वो उनको बेचारों का क्या कसूर है? कुछ बिना सी बात है। नहीं, ये तो नाइंसाफी और गलत काम किया भाई साहब। ऐसे लोगों को उसके पीछे जो मास्टर प्लानिंग, वो बात मेजर साहब की सही है कि इधर वो इनको टारगेट करते हैं, और जो कश्मीरी पढ़ रहे हैं ना इंडिया में, उधर की आवाम उन्हें टारगेट करेगी गुस्से में आकर। मकसद क्या है? हाँ। इंडिया में बेसुकूनी पैदा करना। मेजर साहब की बात बिल्कुल सही है। ये पिछले 74 सालों से ऐसे ही होता आ रहा है, लेकिन भाई इंडियन आर्मी जो है फिर भी कंट्रोल कर के रखी है, और इतने ज़्यादा टूरिस्ट उधर आते हैं। अब पाकिस्तान की बात करें, अगर एक आधा टूरिस्ट लड़की आ जाती तो उधर इसके साथ सेल्फियाँ इस तरह की लेनी शुरू कर देते हैं। पिछले दिनों एक लड़की आई थी अमेरिका से, हाँ, उसके साथ जी जाती हो गई। सही बात। अब पाकिस्तान ने अपना नाम तो खुद बदनाम करे। एक आतंकवादी का पहले ठप्पा लगा हुआ पाकिस्तान के ऊपर से कोई टूरिस्ट अगर भूले चूके आ भी जाता है, उसके साथ इधर जो है जाती हो जाती है, कोई पैसे ज्यादा ले लेता है, या कोई लड़की है तो उसको छेड़ना शुरू कर देते हैं, इस तरह मर्डर कर देते हैं। ये तो गलत बात है। ये चीज जो है भाई साहब, ये माइंड सेट जब तक ये सही नहीं होगा ना। अब गवर्नमेंट, हालांकि हम गए थे भाई, स्वात गए थे घूमने के लिए, उधर का निज़ाम बड़ा अच्छा लगा। वहाँ पे भाई आर्मी लगी हुई थी, और जगह जगह पर वो पोस्ट लगी थी, चेकिंग होती थी, मतलब टूरिस्ट जो है ना उधर वो सेफ थे। सही। और उधर ऐसे कोई वाक़या देखा भी नहीं। और वहाँ के भाई स्वात की तरफ जाएं तो भाई वहाँ के लोग भी बड़े अच्छे थे, पठान थे भाई, और भाई नेक बंदे थे। और बाकी इधर दूसरी जो है मरी की तरफ जाएं तो यहाँ के लोग जो, इनका रवैया जो है ना टूरिस्ट के साथ अच्छा नहीं था। ये पैसे भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, और वो उनका जो है ना बिहेवियर, वो कस्टमर से या जो टूरिस्ट आता है उनके साथ बोलने का दर्जा सही नहीं होता, वो अकड़ पकड़ उनमें रहती है।
तो ये भी वजह है। और बाकी भाई साहब जो आतंकवाद फैलाता है ना, उसको इंडियन आर्मी अच्छा कर रही, ठोक रही, उनका हक बनता है ठोके। तो भाई और पाकिस्तान के अंदर ठोक रही जो कर रहा है, है ये ना, कब उसको माफी भी दे रही है। ठोक रहे हैं, ठोक रहे हैं। दोनों तरह से ठोक लेकिन कहीं ना कहीं गलती इनकी थी, मान लिया, कहीं ना कहीं अब ये उस गलती का भुगतान भुगत रहे हैं भाई और साहब, उससे सुधार भी रहे हैं। कहने का मतलब ये कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान ढील दे रहा है ना इनको। अब शहबाज शरीफ गया मुआहदे कर नहीं रहा उनके साथ, किनके साथ? टीटीपी वालों के साथ। अरे भाई उन्होंने पुलिस वालों को पकड़ रखा है। अच्छा। हाँ, उनको आजादी कर दी है और पुलिस वालों को उन्होंने पकड़ लिया है। ऐसी बात। अब ये हमारी हुकूमतें ही ऐसी फुद्दू सी हैं, बंदा करे क्या? साथ तो फिर- आतंकवादियों के साथ कौन मुआहदा करता है भाई? इनको तो ठोकना चाहिए। देख ले भाई, मजबूरी ठोकना क्या तो करें है। यार? नालायक हुक्मरान है तो भैया ऐसी ही ये है। जब उन्होंने बंदी बना रखा है ना उधर पुलिस वालों को, तो हुक्मरानों की भी तो मजबूरी है ना भाई। ये इस बात- पोजीशन में तो उन्हें नहीं ना ठोक सकते, उनकी जान उन्होंने बचाना बनाना है। जरूरी उनके दो जो बड़े हेड है उनको टपकवाया है, पाकिस्तान ने हेल्प की है, टपकवाया है, अमेरिका के साथ मिलकर टपकवाया, तो भाई वो गुस्सा तो निकालेंगे। अब भाई पाकिस्तान भी फंसा पड़ा है, एक कर्जे में, एक आतंकवादियों के ग्रुप में। वो श्रीलंका अगर वाली हालत हो गई है। किसी की तरफ जाता है भाई, आतंकवादियों की तरफ देखे पैसे तो उन्होंने इंडिया से भी लिए और चाइना से भी लिए हुए हैं। चाइना के तो मजबूर है। ट्रैप में फंसा हुआ है ना श्रीलंका। हम्म। तो भाई साहब अब इसका जो हल है ना, यही है कि अगर इनमें हिम्मत है ना, मैं सीधी बात करूंगा भाई, वो लेकिन उससे भी हल नहीं निकला। 4 जंगें पहले लड़ चुका है पाकिस्तान, वो भी मुंह की खानी पड़ी भाई जंग किसी और मसले का जंग हल नहीं है। जंग और किसी चाहिए मसले कि का हल नहीं। टेबल टॉक हो जी। और ये जो कश्मीर का मुद्दा है ना, ये उधर ही हल हो जाए। बिल्कुल। जिसके मेरे पास ख्याल से है जिस इतना- तरह अमेरिका ने काम किया ना अफगानिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मदद से जो टपकाए, इन तीनों कंट्री को, पाकिस्तान को, इंडिया को और अमेरिका को मिल बैठ करना कोई ऐसी स्कीम करनी चाहिए जिससे ये आतंकवाद ने इसको जड़ से उखाड़ दिया। ऐसी बात। अरे भाई कितने खत्म करोगे? भाई अफगानिस्तान में कम कितने तो हो रहे हैं ना। अफगानिस्तान ये में तो- कितने मारे अमेरिका ने भाई? 10 मरते थे, 20 और हुए। जब अफगानिस्तान में शुरू हुआ था ना ऑपरेशन, 15,000 तो थे। फिर हर तो अब कंट्री जब इस वो गए मसले से 50,000 के जो है 75,000 हो गए थे। बताओ, 15,000 से वो इतने उन्होंने मारे भी, 50 मैं कहता हूँ लाख के करीब तो उन्होंने मारे होंगे, 30,000 के करीब। ठीक है, मारे और भी, आ जाते हैं, ऊपर से लेकिन और। ब्लेम एक कंट्री भाई को तो नहीं जहाँ लगा से ये सकते। चलो शुरुआत हमने हुई, उसको पैदा किया पैसे कंट्रोल, लेकर जिस तरह भी भाई किया, साहब, लेकिन जहाँ से पाकिस्तान ये तो उठ के जा रहे हैं इतना ना, नुकसान उठा चुका है। जहाँ से ये उठ के जा रहे हैं उसको कंट्रोल करना चाहिए। पाकिस्तान को चाहिए कि जहाँ से ये ऐसे नौजवान जो है वो अपने माँ बाप का वो सपना पूरा करने के लिए वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनका सपना पूरा करने की बजाय ये उन जो ब्रेन वॉश करते हैं और गलत रास्ते पे लेकर जाते हैं, उनके हत्थे जो चढ़ जाते हैं ना, उस चीज से जब रुकेंगे तब ये मामला ठीक हो सकते हैं। अच्छा, और बात कर रहे थे वो तो मेजर साहब तो बिल्कुल धावा बोलना चाहते हैं ना कि जिस दिन मोदी साहब ने कह भाई दिया, साहब क्या बंदा करे? 74 सालों से उधर हमले हो रहे हैं। तो इंडिया भाई की ऐसे ही तरक्की- मोदी साहब यार, कह हमारे देंगे इंडिया ऊपर तो तारक भाई हो ही रहे हैं। जंग जब जंग की हालत होगी तो इंडिया कमजोर नहीं भाई होगा। साहब- चलो मान लिया भाई पाकिस्तान पर वो हैवी हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए फर्ज कर लेते हैं, तो इंडियन जो है उनकी अपने इंटरनल जो हालात हैं वो ऐसे ही बरकरार खराब रहेंगे, होंगे। उनकी तरक्की ऐसे ही चलती नहीं रहेगी। नहीं नहीं, खराब हो जाएंगे लॉस तो तो फिर। होगा भी। लेकिन ये है कि भाई साहब इसका कुछ हल भी तो निकलना चाहिए हर रोज। तो हल भाई तालिबान से ही हाँ, निकलेगा, हर ना उन्हें टारगेट एक- करने से ही, ये ऐसे ही है। पाकिस्तान आर्मी को टारगेट भाई करने से साहब थोड़ी ये ना हल गर्दन के निकलना ऊपर है। तलवार लटकने वाली बात है। हर वक्त खतरा, किसी इधर से हमला हो जाएगा, इधर को बेगुनाह मारा जाएगा। अब इतने बेगुनाह लोग मारते हैं, पाकिस्तान भी क्लेम करता है कि हमारे 80,000 लोग मरे। अब भाई रोज नहीं देखते इधर पाकिस्तान आर्मी के जवानों पर वो अटैक कर रहे हैं। हाय, अब भाई साहब भाई गवर्नमेंट, उनका भी इतना ही मसला है, बोलूंगा। हमारा भी मसला है। ये मसला दोनों तरफ तो का इससे है। मतलब ये जंग करने से मसला हल तो नहीं ना होगा। जिस तरह मेजर साहब कह रहे हैं कि धावा बोल दो पाकिस्तान हाँ, आर्मी पर भी और पाकिस्तानियों पर भी, हाँ, ये बात ये तो है। गलत बात है तो ना। पाकिस्तानी पैदा करके भेजते हैं मदरसों में से, क्या कौन जाते हैं? तालिबान किधर से जाते हैं? मदरसों से जाते हैं। तो भाई तालिबान इसकी कहाँ से मुज़ाकरात निकला? करें ना, जंग वो- तो नहीं हल है ना। वो मैं जंग- ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि जंग इस मसले का हल हरगिज नहीं है। सही बात। मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जो है ना, पहले भी 8-10 जो है वो डी रेडिकलाइज के लिए जो इदारे खो रखे हैं, बिल्कुल पाकिस्तानी गवर्नमेंट को चाहिए और इदारे खोलें। और जो इस तरह ब्रेन वॉश होते हैं ना लड़के, यंग जनरेशन, जी। उनको अब यही हमारा एहसास है। अगर यही इस गलत काम के ऊपर लग जाएंगे, कंट्री तरक्की कैसे करेगा?
जिन्होंने कंट्री का नाम रोशन करना है वही कंट्री का नाम बदनाम करने पे तुले हुए जी। हैं। कंट्री आगे कैसे बढ़ सकता है? तो चाहिए कि और डी रेडिकलाइज के लिए इदारे खोलें और जो रेडिकलाइज हो चुके हैं और उनको मदरसों की re-radicalize जांच किया पड़ताल हो होनी चाहिए। पहले भी वीडियो बना चुके हैं बिल्कुल। कि मदरसों की जांच पड़ताल होनी चाहिए कि वहाँ कौन सी तालीम दी जा और रही जिस है। तरह भाई साहब फंडिंग कहाँ से कहाँ से हो? कैमरे वगैरह लगने भाई चाहिए, साहब, उस जिस पर तरह- नजर होनी चाहिए पूरी गवर्नमेंट की। जिस तरह इंडिया में अब एक वाक़या हुआ, नफरत ऐसे ही पैदा होती है। अब उन 2 मौलवियों ने वो कन्हैया लाल का मर्डर किया, एक और का भी किया। अब उन 2 बंदों की वजह से उधर ज्यादा खराबी हुई, हिंदू मुस्लिम कितना हुआ वो खराबी। भाई साहब, इससे इंडिया का नुकसान हो रहा है। सही बात इसमें है। साजिश भी हो सकती है। अच्छा, हो सकता वो है सिर्फ उनका- मतलब 2 आदमी थे, हाँ। एक का कत्ल किया और इधर कितने ही दंगे फसाद शुरू हो गए। हो जाते हैं, नफरत पैदा ऐसे ही करते हैं। मिर्जा साहब का कहने का मतलब यही था कि अगर कश्मीरी अगर कुछ करते हैं तो जो अगर इंडिया के दूसरे स्टेट में कोई कश्मीरी अब वो भाई ऐसा बहन गलत पड़ रहा है, कदम ना तो उठाएं। उनके ऊपर हमला मत करें। ये तो स्टेटमेंट कंट्री के भाई सेव कर रखने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। सही बात। साजिशें भाई कहीं पर भी हो सकती हैं, बंदा फंस जाता है भाई, पता ही नहीं चलता। बिल्कुल तो ठीक है भाई साहब, अपनी राय जरूर बताइए कि इस चुंगल से अब क्या रेडिकलाइज के इदारे खोलने से कुछ फर्क पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता? अपनी राय जरूर इंडिया को भी बताइए। चाहिए भी, उन्होंने जो 370 हटाया है, चलो हटा दिया, लेकिन उस पर सिक्योरिटी टाइट कर दे, बॉर्डर पर कर दे, हाँ। और एरिया में उसको कम करे भी, उसकी जो लाजमी इंडिया और बॉर्डर से क्रॉसिंग करने खत्म हो तो जाते उन्होंने हैं। करना है अच्छा, ना। मजे की बात यह है कि भाई साहब वो जो इधर से जाते हैं जिहाद करने, वो ना हिंदू देखते हैं ना मुसलमान देखते हैं। सही देखा बात। वो जिस तरह मेजर साहब बोल रहे थे कि है। वो पुलिस वाला अगर मुस्लिम है उसको भी ठोकते हैं, आर्मी वाला है उसको भी ठोक देते हैं और नेते को ठोकते हैं। सही बात। अब इससे क्या अंदाजा लगता है? ये मुसलमानों के लिए या तो वो नहीं, आतंकवादी ये- होते ये किसी ये और जहाद कौन मजहब सा पर हुआ? डालते ये हैं। डॉलर के लिए लड़ रहे हैं हाँ। भाई, इनको 4 ये पैसे जहाद मिलते हैं और नहीं ये करते हैं। उसके ऊपर लड़ सही रहे। बात। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।